अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, मौजू इंतहाई अहम है और अहम इस वजह से है क्योंकि हम ये सुन कर थक गए हैं, तंग आ चुके हैं। कहने वाले भी यकीनन कह कह के थक गए हैं, वो भी चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, बेहतरी की तरफ जाएं और हम भी, आवाम भी चाहती है कि ये मामला सॉर्ट आउट हो और इसमें जो मसाइल हैं इनको दूर किया जाए और साफ शफाफ इंतखाबात हों। जी हाँ, जब भी इंतखाबात हुए हैं एतराज़ात ही उठे हैं। जब भी इंतखाबात हुए हैं हारने वाले ने कहा है कि धांधली हुई है। सन 2013 के इंतखाबात हुए, इमरान खान साहब ने नहीं माना, बात हो रही थी, नवाज शरीफ साहब ने आके विक्ट्री स्पीच किस वक्त कर दी और फिर उसके बाद भी रिजल्ट्स आ रहे थे, लेकिन उन्होंने वक्त से पहले ही विक्ट्री स्पीच कर दी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी साहब ने यह कहा, उन्होंने कहा कि जी ये आरओ इलेक्शंस थे। सन 2018 के इलेक्शंस हुए, उसको पीएमएलएन पीपल्स पार्टी ने नहीं माना, मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि जी धांधली ज़दा इलेक्शंस हैं। फिर उसके बाद तरह तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते रहे इमरान खान साहब के लिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सो अब ये जो मुतालबा है ये जोर पकड़ता जा रहा है और हुकूमत वक्त की ये कोशिश है कि इस मसले को हल किया जाए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जरिए हल किया जाए। चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हों या अभी ये रिसेंट आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस भी हुए, तो तब भी ये डिबेट दोबारा हुई और तब भी नहीं मानने को कोई तैयार कि जी ये ठीक इलेक्शंस हुए हैं और इसमें कोई किसी किस्म की हेरा फेरी या कोई किसी किस्म की धांधली या कोई किसी किस्म का वोट चोरी नहीं हुआ है। तो अब ये जब मसला हल करने के लिए गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हामी भर ली है कि वो देखेंगे कि मशीन क्या है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी ये कहते हैं कि इस मशीन के ज़रिए जो ये इलेक्शंस का और इलेक्शंस के हवाले से जो एक हमें बयानिया सुनने को मिलता था कि जी धांधली हुई है, ये मामला हल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे मौजूद मेहमानों के साथ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से चौधरी जाफर इकबाल साहब। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है राजा यासिर हुमायूं साहब ने। राजा साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है सहर कामरान साहिबा ने। सहर साहिबा, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज जब मैं ये प्रोग्राम का मौजू का इंतखाब कर रहा था उस वक्त मैं सोच रहा था कि क्या इस पर बात की जाए या जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उस पर बात की जाए और पाक अफगान सरहद पे क्या रहा है उस पर बात की जाए और जो हमारे खित्ते की सूरत हाल है उस पर बात की जाए। लेकिन वो आने वाले प्रोग्राम्स में उस पर बात करेंगे। वो इशू अपनी जगह बहुत अहमियत रखता है और ये भी बहुत अहम है क्योंकि हम अब इससे निकलना चाह रहे हैं कि ये वोटिंग का प्रोसेस इसको ठीक किया जाए एंड ट्रांसपेरेंसी जो है वो सामने आए। सबसे पहले राज साहब, चूंकि ऑपोजिशन इस पर एतराज़ उठा रही है तो मैं चाह रहा हूं कि पहले ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा। चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मसला क्या है इसमें? देखें, अगर आप जो मौजू आपने साफ शफाफ इलेक्शंस का छेड़ा है उसमें मसला सिर्फ ये नहीं है कि आप जो वहाँ पे पर्ची डालते हैं वो कहीं और निकल जाती है। ये मसलों में से एक मसला है। ठीक है। उन मसाइल में से जो सबसे बड़ा मसला है वो, अगर आपको 2018 के इंतखाबात से पहले याद हो कि महकमा ज़राअत वालों ने एक छापा मारा था मुल्तान, हमारे एक MPA के कैंडिडेट थे, उनके गोदाम पे, और कहीं पे वो किसी और सूरत में महकमा माल बांध के पहुँच जाते हैं। जो मेरे मुल्क का अलमिया है और जिसके लिए मैं साफ और शफाफ इंतखाबात। आप कहते हैं कि ये वोट्स उनके जरिए डलवाए जाते रहे हैं? किनके जरिए? ये जिनका अभी आपने महकमा ज़राअत की बात की है, क्योंकि महकमा ज़राअत से पूछा जाए तो महकमा ज़राअत ये कहते हैं जी आप खुद बता दें, बल्कि अगर मैं इसका जवाब दूं कि मेरे पास आकर मुझे किसी ने कहा है कि आप उस तरफ। देखें, कोई जवाब नहीं देगा। यहाँ पे सारा दिन दिफाई तजिया निगार बैठ के और ऐसी की तैसी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की करते हैं और कोई आगे से बोलने के लिए तैयार नहीं होता। और वो दिफाई तजिया निगार अगर हम कहें जी ज़रा दिफा के मुतालिक बता दें तो फिर वो बताने से कासिर होंगे, उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरा मसला ये है कि मैं मुस्लिम लीग नून में इंतखाबात में हिस्सा लेता हूँ, मुझे कोई क्यों कहे कि मैं पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाऊँ? क्या ये किसी की ड्यूटी है? अगर किसी को अबहाम है तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, फैसला आप समझते हैं उसी पे ही हो जाता है? नहीं, पार्टी तब्दील करके दूसरी पार्टी में जब वो कैंडिडेट जाएगा तो वो जीतेगा ही जीतेगा। ये आपने पिछले दिनों देखा कि जहांगीर तरीन साहब ग्रुप जो बना और क्या हुआ और बात कहाँ तक पहुंची और फिर आके कहाँ एंड हुई। वो क्या था सारा कुछ? इस हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा रहा था, आइंदा भी किया जाता रहेगा। इस हुकूमत को एक झटका लगा। वैसे माजरत के साथ मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता हूँ कि इमरान खान साहब के बारे में ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं और उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि उसके लिए अगर उनकी हुकूमत भी जाती है तो जाए। फिक्र होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए। ये जो रवैया है ये सियासी रवैया नहीं है। नहीं, उनको इस चीज की कोई फिक्र नहीं है कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर देगा। इसीलिए तो ये मुल्क तबाह हो रहा है। ब्लैकमेल होना एक अलग बात है और ये रवैया कि वो जो करना चाहते हैं कर गुजरते हैं। उन्होंने बुज़दार साहब को बनाना था, बना दिया,
सारा पंजाब भुगत रहा है, वो अपनी बात पे कायम है। ये कोई सियासी रवैया नहीं है। अच्छा, मशीन्स की हद तक जो है वो आप समझते हैं ठीक है? देखिए मशीन्स की हद तक ऐसे है, मैं नॉर्वे में रहा हूँ 7 साल। मेरा ये राइट तो नहीं था कि मैं वहाँ नेशनल असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेता, क्योंकि मैं वहाँ का नेशनल नहीं था, लेकिन बतौर वीज़ा होल्डर मुझे इजाज़त थी कि बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेता। ठीक है। जब मैं मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बना और यहाँ इंतखाबात में हिस्सा लेने लगा, तब भी मैंने 2 इंतखाबात बड़ी करीब से देखे। वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वो मौजूदा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, वहाँ का सिटी का मेयर इलेक्शन कमीशन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर वहाँ बैठे होते हैं। वोटिंग मशीन की कहीं कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत अगर चीजें उससे ट्रांसपेरेंट हो रही हो तो क्या हर्ज है उसमें? देखें, आप रिकॉर्ड मैच कर सकते हैं। मैं बताता हूँ ना जी, आप कीजिए मैच ना। अभी आपके पास ये सहूलत नहीं है कि आप मुल्क के तमाम प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर लैब दे सकें। अभी आपके पास ये सहूलत नहीं है। वो फिर अब यासिर साहब से मैं इस पर वजाहत वजाहत लेते हैं। आपके पास क्या ये सहूलत है कि वो एक आम जमींदार जो देहाती, जो पहले इस बात पे जो सीखा हुआ है, जो अनपढ़ है, उसे आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए भेज दें कि वो सर बिल्कुल बड़ा आसान है। वो देखें, पर्ची लेकर जाता है, उस पर अपने मनपसंद कैंडिडेट के इंतखाबी निशान के ऊपर उसी डब्बे में ठप्पा लगाता है। यहाँ पर उसको सिर्फ इतना करना है कि उसने उसको सिलेक्ट करना है, थंब इंप्रेशन से उसका रिकॉर्ड आएगा, बायोमेट्रिक से। हमारे से पहले क्या दुनिया में किसी मुल्क ने ये तजर्बा किया? अगर हम करने जा रहे हैं अच्छी चीज तो नहीं किया है ना, हम पहल क्यों ना करें? हम हमेशा ये देखें अली मुमताज साहब, ये तजर्बा हुआ है और वहाँ नाकाम हुए हैं, वो फिर इससे वापस आए हैं। चलें, मैं सहर कामरान साहब से भी उनकी राय लूँ। जी सहर साहिबा, आपकी क्या राय है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर? तो शुक्रिया अली। वैसे तो आपने जिन भी टॉपिक्स का जिक्र किया वो सारे बहुत अहम थे आज के हालात में। भारत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, देखिए बात यह है कि जहां पर धांधली इस तरह से हो कि आपको वीडियो क्लिप सर्कुलेट होते हुए नजर आए कि वफाकी वजीर जो है वो पैसे बांट रहे हैं, जहां पे धांधली इस तरह से हो कि जोर जबरदस्ती से वफादारियां और पार्टी एफिलिएशन चेंज कराई जाए, जहां पे धांधली इस तरीके से हो कि इलेक्शन कमीशन की तमाम हिदायतें नजरअंदाज कर दी जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी दुनिया की बड़ी जमहूरियत जहां पर है, वहां पर भी आपने क्या अभी नहीं देखा कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन में जो है इसी वोटिंग मशीन के ऊपर तहफ्फुज़ात सामने उठकर आ गए। देखिए बात यह है कि अभी आप तो अपने जो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल नहीं भेज सकते। अच्छा, सहर साहब आप अपनी बात कंटिन्यू जरूर कीजिएगा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, आपने वोटिंग मशीन देखी है? देखे बगैर ही आप बता रही हैं, आपने क्या देखी है, उसको देखा है, टेस्ट किया है, ट्रायल किया है उसका? देखिए बात यह है कि अली आप क्या चाहते हैं, क्या हमारे मुल्क में आरटीएस ट्राई नहीं हुआ था? आरटीएस सिस्टम बैठ गया था ना, जब कोई बिठाना चाहता था तो बैठ गया। क्या हम नहीं देखते? हम बताते हैं कि जी हमारे जो है महफूज तरीन टेलीफोन जो है वो साइबर अटैक में है। हम ये नहीं बताते कि जी फलानी हुकूमत में हमारा पूरा डाटा जो है वो चला गया। देखिए बात यह है कि थोड़ा सा अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जानते हैं, अगर हम साइबर क्राइम्स को जानते हैं, तो क्या उसमें ये सब मुमकिन नहीं है? देखिए बात यह है कि अगर आपकी नियत साइबर, एक सेकंड में यहाँ पर आपको करेक्ट करता हूँ सहर साहिबा, उस पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो किसी किस्म का आपको जो कोई अटैक होगा हैकिंग का वो तो नहीं हो सकेगा ना, उसके लिए तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी जरूरी है हैकिंग के लिए। बात ये आप मुझे बताएं कि आरटीएस सिस्टम क्यों बैठा था? आप बताइए। अब जदीद मैं ये कहूंगी कि इमरान खान अहमद न्याजी साहब जो मुमताज साहब के ख्याल में नहीं, मतलब बस में नहीं है बताना क्यों बैठा था। नहीं मैं ये प्रोग्राम के बाद जब हम बैठेंगे तो जरूर बताएंगे। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि लेकिन अभी कोई भी नहीं बताना पसंद करेगा। आरटीएस सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कोई ताल्लुक नहीं है। आरटीएस सिस्टम एक दफा पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आगे पहुंच जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच जाएगा, तो रिटर्निंग ऑफिसर से आगे जाएगा। दास्तान अलिफ लैला सुना रहे हैं आप? कौन सी दास्तान अलिफ लैला सुना रहे हैं? देखिए बात यह है कि जहां पर इतना ट्रस्ट डेफिसिट हो कि आप जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म से बात करने के बजाय आप ऑर्डिनेंसेस लेकर आए, जहां पे वजीर आजम साहब अपोजिशन के साथ बैठना पसंद न करें, जहां पे आपकी हर बात पे यू टर्न हो, जहां पे आप खुल्ला इलेक्शन के कमीशन के जाब्ते जो है उनकी धज्जियां उड़ा दें, वहां पे आपकी बात पर इतबार किया जाए। देखिए मुझे मालूम है, खुदारा मशीन को देख तो लें, एक दफा देख तो लें, एक दफा देख कर इनकार कर दें, एक दफा देख कर इनकार कर दें। बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। और बेहतर यह है कि इस किस्म के हरबे अपनाने के बजाय वजीर आजम साहब आके बैठे
जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर करें, जो हकीकी चैलेंजेस जिसका पाकिस्तान को सामना है उनकी तरफ गौर करें, और ये देखें कि उन्होंने 3 साल के अंदर कौन सा डिजास्टर खड़ा किया। लेकिन मशीन का उससे क्या ताल्लुक है सहर साहिबा? मशीन तो देखें एक बार। आप क्यों क्या मशीन की मार्केटिंग पे लगाया है अली? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर अच्छी चीज है तो उसको इनकार नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर अच्छी चीज है तो मैं सुबह दोपहर शाम उसकी मार्केटिंग करूंगा, मसला नहीं है। वज़ीर आज़म को सियासी इस्तेहकाम के लिए काम नहीं करना चाहिए, वो अच्छी चीज नहीं है। मैंने तो देखा कि अमेरिका जैसी बड़ी जमहूरियत जहां पर है वहां पे भी इसके ऊपर शक व शुबे उठा दिए गए, तो मैं कैसे यकीन करूं? अच्छा, लोग ये भी कह सकते हैं कि आप इसलिए नहीं, देखने तक को भी इसलिए तैयार नहीं है कि आप ही हैं कि जो पहले करते आए हैं धांधलियां, अब आपको चूंकि नजर आ रहा है कि अब की बार नहीं हो पाएगा, तो लिहाजा आप इसको देखे बगैर ही मुस्तरद कर रहे हैं। अली, जिनको दिखाना चाहिए ना, इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब आए, तमाम जो है अपोजिशन लीडर्स के पास जाएं, उनको बताएं, उनको दावत दें, उनको बुलाएं, वो माहौल क्रिएट करें जहां इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बातचीत हो सके, तो मशीन भी देख लेंगे। मसला तो ये है कि ये कदम कौन उठाएगा? जिस शख्स के लिए मुल्क की सालमियत, मुल्क की सलामती, अहम तरीन कौमी सलामती के मामला अहम ना हो, उसकी आप कह रहे हैं कि जी मैं जाके मशीन देख लूं, आप मुझे बता दें कहां डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, मैं जाके देख लूंगी, उसके बाद कौन सा आप मुझे गारंटी देंगे कि इस मशीन के बाद जो है कोई धांधली नहीं होगी? मैं गारंटी नहीं जी, आप गारंटी खुद देंगे। नहीं, मैं क्यों गारंटी दूंगी भाई? आप देखेंगे, आप जब तसल्ली होगी तो ही आप गारंटी देंगे ना। देखें एक दफा राजा साहब की तरफ, मैं राजा साहब। अली, ये आज का सबक है, आप सुना इस्लामाबाद से होकर गए, अगर ये आज का सबक है तो ताजा ताजा आपने याद किया है। नहीं, सबक नहीं, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ यकीन मानिए, अगर दिल से ना कर रहा होता मैंने कहना ही नहीं था। अभी मैं यासिर साहब से बात करूंगा, जहां पे मुझे लगा कि उनकी बात ऐसी है कि जो मुनासिब नहीं है, तो मैं उनसे कह दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने कौन सा कोई पीटीआई से कोई टिकट लेनी है या मैंने कोई इनके टिकट पे सेनेटर बनना है? जी राजा यासिर हुमायूं साहब, सर ये मानने को तैयार नहीं है। मुझे तो सहर कामरान साहब ने कह दिया मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। देखिए, ये तो इनकी मर्जी है कि ये माने या ना माने, लेकिन जो मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस क्लियर कर देता हूँ कि वो है क्या, और अगर उसमें आपको कोई खामी नजर आ रही है तो उसको पॉइंट आउट करें। ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है, सहर कामरान साहबा की भी और चौधरी साहब की भी, कि सिर्फ मशीन लाने से चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन जो है वो इंजीनियर इस मुल्क में होते रहे हैं, होते हैं। तो आप यानी कि ये मान रहे हैं कि जो चौधरी जाफर इकबाल साहब ने कहा, ये जो इन्होंने अभी बात कोट की कि जी किस तरह से वफादारियां और पार्टियां तब्दील करवाई गई, आप इससे यानी कि एग्री कर रहे हैं? ये कह करके इंजीनियरिंग होती रही है। 1970 के अलावा कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग ना हुई हो। ये तमाम सियासी लोग इस पे घर बैठ के भी एग्री करते हैं, और मेरा ख्याल है टीवी पे भी कर जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सच को सच हमें कहना ही पड़ेगा। तो ये तो फैक्ट्स हैं इस मुल्क के। इस पे फिलहाल क्योंकि बहस आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे कर रहे हैं तो उस पर बात कर लेते हैं। पहले तो इस बात पे कि आरटीएस क्यों बैठा, उसके कुछ टेक्निकल रीजंस भी हैं। आपका इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मैंने इसमें काफी क्वालिफाइड हूँ कि उसके टेक्निकल रीजंस पे भी बात कर सकूँ। ऑब्वियसली इनके पास कंस्पिरेसी थ्योरी कोई है तो उस पर बात करें, लेकिन टेक्निकली प्रॉब्लम ये है कि ओवरलोड हो गया सिस्टम, क्योंकि वो इससे पहले कभी उसने ये टेस्ट ही नहीं किया था कि इतने इकट्ठी चीजें जब उस पर डेटा ट्रांसमिट होगा तो क्या वो लोड बेयर कर सकेगा या नहीं। तो उसके टेक्निकल फ्लॉज थे, और उसमें जितनी इनको फिक्र थी हमें भी इतनी फिक्र थी कि कहीं रिजल्ट चेंज ना हो जाए, और मैं भी उस वक्त रश किया मैंने, और वाकई ये एक फिक्र रहती है कैंडिडेट्स को कि कुछ भी हो सकता है। और मैं फिर वो डीसी ऑफिस भागा जब, क्योंकि मेरे अपने रिजल्ट्स जो थे मुझे लग रहा था कि इलेक्शन में जीत रहा हूँ, तो ये फिक्र लागू हो गई थी कि वाकई ना चेंज हो जाए। तो ये ठीक है, एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है तमाम सियासी लोगों में, हमारे साथ भी होता रहा पहले, हम पीपल्स पार्टी के। तो इस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करें ना राजा यासिर हुमायूं साहब, ये तो आपकी अब इस पे बात है नहीं, इस वक्त आपने क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें, और बाकी भी मैं बात करता हूँ जरूर। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें दो चीजें समझनी जरूरी है। एक तो ये कि इट इज नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आपने अगर किसी चीज को हैक करना हो तो उसको नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी जरूरी होती है। ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो बेसिकली एक एस्पेक्ट धांधली का जो होता है, जो कि 2013 में जरदारी साहब ने भी पॉइंट आउट किया था कि आपकी पर्चियां प्रिंट कर दी जाती हैं ज्यादा और वो ठप्पे लग के आ जाते हैं, और उसको कोई डबल चेक करने का तरीका नहीं होता। अब ये एक बिल्कुल बेसिक सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसमें कोई ऑफ कोर्स एक सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन कोई वो विंडोज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बाहर से कोई हैक कर सके। इट्स बेसिकली एक वो ब्लैक बॉक्स है, और वो आपकी पर्चियां सिर्फ प्रिंट कितनी होती है उसका रिकॉर्ड रख रहा है,
और उसको डबल चेक करने के लिए मैनुअल भी रिकॉर्ड मौजूद है। ये जब मैं अमेरिका में था तो हमारी यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में भी इस तरह की ईवीएम यूज होती थी, और वो ये बिल्कुल इसमें कोई उसमें गुंजाइश नहीं है कि कोई, अगर ये देखेंगे इनके जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, पीपल्स पार्टी में बड़े ज़ाहिर है वो एक्सपर्ट्स नून लीग में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, तो अगर वो इस मशीन को देखेंगे तो मेरा ख्याल है ये बेज़रर सी है, इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। और इसमें से जो एटलीस्ट एक एस्पेक्ट जो है वो धांधली का इससे एड्रेस हो जाएगा, और वो ये एड्रेस वो ये है कि एक्स्ट्रा पर्चियां प्रिंट हो जाती हैं और ठप्पे लग के आ जाते हैं और रख दिए जाते हैं, ये भी। अच्छा यासिर साहब, जो दो बातें, एक शहर कामरान साहब ने जो कही प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से कि वो आए ऑपोजिशन लीडर से बात करें और ऑपोजिशन को वो एतमाद में लें, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि आप देख लें कि स्कूल्स की क्या पोजीशन है, और चौधरी जाफर इकबाल साहब ने बात की कि जी आप देख लें कि स्कूल्स कॉलेजेस में हम इन मशीन्स की बात करें, कंप्यूटर लैब्स कितने हैं, तो हम मशीन्स की तरफ जा रहे हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि जाहिर है इस स्कूल कॉलेजेस में कंप्यूटर लैब्स पूरी नहीं है, लेकिन वो एक अपनी जगह है, इसमें कितनी आपको ईवीएम्स चाहिए, और ईवीएम ये बड़ा बेसिक यूनिट है, इट्स नॉट अ कंप्यूटर। ये भी थोड़ी क्लैरिटी जरूरी है ना इस बात पे कि एक बेसिक सा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, छोटा सा यूनिट है विच इज अ ब्लैक बॉक्स, जो बड़ा चीप प्रोड्यूस हो जाता है, और वो एक दफा इलेक्शन कमीशन एक दफा उस पर इन्वेस्ट करेगी तो वो फिर हमेशा के लिए है। एक लोकल बॉडीज में भी वो यूज हो जाएगी और हर जगह पे यूज होगी, तो हर पोलिंग बूथ में एक चाहिए। ऑफ कोर्स अगर उसके एक्सपेंसेस कोई बहुत एक्सुबरेंट है, ये तो बात की बात है ना, उस पर फिर एतराज किया जा सकता है कि जी बहुत महंगा है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले उसकी फंक्शनैलिटी को देखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको दिखाती है और इनको लगती है कि यार इसमें ये खराबी है, ये नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो एग्जैक्टली खराबी पे बात की जाए। बहस करने का क्या फायदा। हाँ जी, we've got to take a short break over here जी। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे। तो ये ईवीएम मशीन को लेकर मैंने अभी पीर को भी और अभी जुमेरात को भी फवाद चौधरी साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनसे मैंने कुछ कहा था, वो उन्होंने क्या कहा, क्या जवाब दिया, ये मैं आपको वक्फे के बाद बताऊंगा। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात हो रही है, और फिर उसके अलावा साथ में हम कुछ अब ऐड ऑन करते हुए इसमें बात, वो जो डिजिटल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने जारी की है एक ट्रेंड को लेकर, उस पर अभी प्रोग्राम के आगाज़ से पहले सैर कामरान साहब भी मुझे कह रही थी ये तो बड़ा आम है, इस पर बात होनी चाहिए, तो मैं उसको भी बीच में ऐड कर दूंगा ताकि ज़रा वो भी क्लियर हो जाए कि किसके क्या व्यूज़ हैं। चौधरी साहब, आपने राजा यासिर हुमायूं साहब की बात सुनी है। राजा साहब बड़े बैलेंस्ड आदमी, आई होप यू एग्री, और उन्होंने जहाँ जहाँ उनको लगा कि आपकी बात ठीक है उन्होंने एग्री किया है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कुछ आपकी जो कन्फ्यूजन्स थी उनको दूर करने की कोशिश की है कि जिसमें मैंने खुद भी कहा कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है या वो इसमें वो नहीं है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है कि ये हैक हो जाए, तो फिर आप अपने एतराज़ात को दूर भी कर सकते हैं, जाके मशीन को देखें, आपको लगे कि ठीक है तो कह दें ठीक है, नहीं है तो कह दें जी नहीं ठीक है। अली मुमताज़ साहब, मुल्क चलाने के तरीके और अतवार सीखने पड़ते हैं, और जिस तरह से बाकी अक़वाम आलम अपने ममालिक चलाती हैं, जिस तरह हमारे सियासी अकाबरीन ने चलाया उसके ऊपर चलना पड़ता है जी। अगर आप वज़ीर आज़म हाउस से बाहर ना निकलें, अगर आप पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को अपनी ज़ात के अलावा चोर, डाकू, करप्ट समझें, अगर आप पाकिस्तान की पब्लिक जिन्होंने आपको वोट दिया है, आप समझते हैं कि वो बहुत काबिल है, और हमने जिनको वोट दिया है आप उनके मुतल्लिक ऐसे ऐसे अलकाबात कहें और आप कहें कि असेंबली के अंदर उनके साथ में बैठना पसंद नहीं करता, और आप अपनी एक तजवीज़ फ्लोट करते हैं सर, आप बड़ेपन का मुजाहरा करें ना। आप जी करते हैं, मैं अभी 1 मिनट दें, अभी करता हूँ, 1 मिनट में बड़ेपन का मुजाहरा करता हूँ। आप ये समझें कि आप खलीफा वक्त हैं, आप सेम पेज पर हैं, और उस सेम पेज की शर्त यह है कि जो आपके ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकलें पाकिस्तान का हर सियासी कारकुन उसे माने। इमरान खान साहब ऐसा नहीं होता, इमरान खान साहब की, कि ऐसा इमरान खान साहब नहीं होता। आपने देखा होगा कि आपके घर मियां नवाज शरीफ चल के गए थे, वक्त के वजीर आजम थे, इस मुल्क को चलाना चाहते थे, आगे लेके चलना चाहते थे। आप जब कंटेनर पे थे तो खुर्शीद शाह, महमूद खान अचकजई, मेरी कौमी असम्बली की मोतबिर तरीन क़यादत आपके पास चल कर गई थी। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए, आपको दावत दी, आपका तो इस्तेहकाक या आपका वो मयार नहीं कि आप हमारे साथ मिल बैठते, आप उस इजलास में नहीं बैठे, लेकिन आपकी पार्टी के शाह महमूद कुरैशी साहब, शफकत महमूद साहब, आरिफ अलवी साहब जो आज सदर मोहतरम है, वो उसका हिस्सा थे। आपने उन बातों पे इत्तफाक किया, ऐवान के अंदर बैठे, तब वो रिफॉर्म्स जो है काबिल अमल बने। तो आइए आगे बढ़िए,
आप ईवीएम चाहते हैं, आप आरटीएस चाहते हैं, आप उससे जदीद निजाम चाहते हैं। आरटीएस की बात को बीच में ना लेकर मैं कहता हूं जी, आप देखें अली मुमताज साहब, आप कुछ भी, इमरान खान साहब कुछ भी चाहते हैं तो कौमी असम्बली में जिन लोगों को हमने चुन के भेजा है वो हमारे नुमाइंदे हैं, आप उनके साथ बैठिए, अपने गिर्द बुलाई। कौमी असम्बली ना मियाँ नवाज शरीफ की विरासत है, ना बिलावल साहब की, ना इमरान साहब की, वो मेरी है बतौर पाकिस्तानी। मेरे नुमाइंदे मौजूद हैं, आप मेरे नुमाइंदों के साथ बैठना नहीं चाहते लेकिन कवानीन मेरे लिए बनाना चाहते हैं, मुझे पाबंद करना चाहते हैं। कैसे ये मुमकिन है? आप बैठिए, खुले दिल का मुजाहरा कीजिए, अपना ज़र्फ जो है वो दिखाइए। अगर आपको ये मौका मिला है, चाहे कैसे भी मिला है, उस बहस को छोड़ते हुए आज आप वज़ीर आज़म हैं। जब भी मौका मिला, कश्मीर की बात हुई आप नहीं बैठे, यमन की बात हुई आप नहीं बैठे, सीपैक की बात हुई आप नहीं बैठे। जब आप वज़ीर आज़म हैं तब भी आपने यही रवैया अपनाया कि हमारी मुसल्लह फ़ौज ने उनके लड़ाका त्यारे मार गिराए और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान ब्रीफिंग देने आते हैं, पार्लिमानी नुमाइंदे बैठते हैं, लेकिन इमरान खान साहब गायब हैं। तो हम कहाँ जाके ये दुखड़ा रोएं? आपको काम करने का तरीका नहीं आ रहा, वो सीखिए, उसके ऊपर सबको मुत्तफिक कीजिए। ठीक जी, सहर कामरान साहिबा। बिल्कुल सही कहा जाफर साहब ने कि आप ये बताएं कि ये बातें हमने मीडिया पे तो तय नहीं करनी ना। जो मामला जहाँ पे कानून साजी होती है, जहाँ पर आपको आना चाहिए, उस पार्लियामेंट से तो आप गुमशुदा है। तो मैंने तो पहले भी यही बात की थी कि वो एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है और आज पाकिस्तान को जो चैलेंजेस का सामना है उसके लिए यासिर साहब कह रहे हैं हम दूर करेंगे ट्रस्ट डेफिसिट। जी, बात ये है कि अब वो आए ना, मतलब हमने तो ये देखा कि जब भी ऐसी बात हुई कि जब कोई भी शख्स आके इस ऐवान में बैठने के लिए तैयार नहीं था तो पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कायल किया और आके नेशनल असेंबली में बैठे ताकि ये ऐवान चले, ताकि जमहूरियत का सफर बरकरार रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सबने बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट दी कि इमरान खान साहब आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं। इमरान खान साहब का तो रवैया ही कुछ और है। उसके बाद कश्मीर वाला इशू हुआ, सबने बोला कि जी आप हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो ज्वाइंट सेशन कॉल करवाया पार्लियामेंट का। इमरान खान साहब जो करारदाद मंजूर हो रही थी नहीं उनको आए। इसी तरीके से जब इकोनॉमी पे बात हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी कहा कि जी हम आपके साथ हैं। लेकिन मत देखिए, ये रवैयों की बात है, ये नियतों की बात है। ये तो मतलब जिस तरीके से ये मुल्क चल रहा है उसके अंदर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप कोई चीज बेहतरी ले आएंगे? अगर आपकी नेक नियति होती तो आप ऑर्डिनेंस से सफर स्टार्ट ना करते, आप आते बैठते। ठीक है, वो बातें आपकी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है सहर कामरान साहिबा कि ऑर्डिनेंस इतने ज्यादा लाए गए कि कहना पड़ गया कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चल रही है। लेकिन सहर साहब, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है, ये देखिए आप खुद भी ये चाहती हैं ना कि धांधली ना हो और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों, आपकी पार्टी की हुकूमत बने या किसी और की भी बने, एक दूसरे पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो ना लगाए जाएं, हुकूमत 5 साल अपनी मुद्दत मुकम्मल करे। तो सहर साहिबा, उसी सिलसिले की कड़ी है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसको देख कर इसके अंदर जो आपकी तो अपने पास इतने एक्सपर्ट्स हैं IT के, उनको ही दिखा दें कि वो इसको खंगाल कर देख लें कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। देखिए, बात यह है, मैंने कहा ना कि इसकी अप्रूवल, इसके ऊपर इत्तेफाक राय पार्लियामान में होना है, ठीक है ना। हमने इस पे इत्तेफाक राय सड़कों पे नहीं करना, एक चीज, ठीक है। दूसरी चीज जो है, आप इलेक्शन में धांधली कहाँ से शुरू हुई? क्या हमने एतराजात उठाए जबकि अली अमीन गंडापुर साहब जो है नोटों की गड्डियां बांट रहे हैं, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? जब उन पर पाबंदी लगी तो क्या इमरान खान अहमद न्याजी साहब उनको साथ लेके नहीं गए जलसे के अंदर? जब जो है वो आदि आपने जो है वो पुरानी क़यादत की वफादारियां बदलवा दी, क्या उस वक्त जो है वो आपने जो है ये नहीं किया कि आपने जो है वो कोई इलेक्शन प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? देखिए, तमाम मामला में जो है आपकी नेक नियति नहीं है, एक चीज। लेकिन दूसरी बात थी कि आपने दूसरे टॉपिक की बात की थी, मैं उस पर जरूर बात करना चाहूंगी, बिकॉज ये बहुत अहमियत की बात है कि हम कब तक अपने मुल्क के अंदर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे। कल यौम आजादी है, होना तो ये चाहिए था कि हम सब एक रंग में रंगे, एक आवाज के साथ लब्बैक कहें पाकिस्तान के लिए। लेकिन यहाँ पे एक दिन पहले पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गद्दारों की फहरिस्त जारी कर रहे हैं। किसको गद्दार बोला सहर कामरान साहब? किसको गद्दार बोला, जरा बताइएगा प्लीज, किसको गद्दार बोला? देखिए, बात ये है, कुछ चीजों में हम बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। आपने बोला कि ये ट्रेंड, क्योंकि इस पर ट्वीट जो है वो भारत से हुई, इसलिए ये जो है वो ट्रेंड आप सब लोग जो है ना आपका नाम आ गया। आपने उसको पढ़ने की जहमत दोबारा नहीं की।
फिर पाकिस्तान का नक्शा। ये पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस चीज को शुरू से आइडेंटिफाई कर रही हूँ। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैंने ये देखा था। नहीं सर साहब, नाम बताए ना किसको गद्दार बोल दिया, और जिस रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं 132-135 सफात की रिपोर्ट है, उसके अंदर वो ट्रेंड्स की पूरी तफसील है कि किस तरह से भारत से ट्वीट्स होती रही, अफगानिस्तान से ट्वीट्स होती रही, सैंक्शन पाकिस्तान का ये ट्रेंड चलाया गया। एंटी पाकिस्तान आपने बताया कि जी एंटी पाकिस्तान ट्रेंड है, जो ट्रेंड प्रो पाकिस्तान भी हुए, क्योंकि उनके अंदर कोई ट्विटर हैशटैग था, एक ट्रेंड था, आपने उनके नाम 85 पेजेस पे छाप दिए और पढ़ने की जहमत नहीं की। मुझे आप ये बताएं कि कौमी सलामती के मुशीर को इस्तीफा नहीं देना चाहिए कि पाकिस्तान का गलत नक्शा है, पाकिस्तान का गलत नक्शा है और कौमी सलामती के मुशीर को नहीं पता। इससे पहले क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के वो बैनर छपे, उस पर गलत नक्शा था। उसके या तो मुझे बताएं, अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो आप बताएं। एनएसए को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को क्या नहीं पता सहर साहिबा? एक तो नाम बताएं जिनको गद्दार बोला गया है, जिनको गद्दारी के लिए का मुर्तकिब ठहराया गया है, दूसरा बताएं एनएसए को क्या नहीं पता? नहीं, एनएसए को पाकिस्तान का नक्शा पता है, उनको पता होना चाहिए। सर्वे ऑफ पाकिस्तान से ले लें, उनको नक्शा मिल जाएगा। नहीं तो वो नक्शा, तो फिर जिस किताब के ऊपर उन्होंने बैठ के प्रेशर किया है, क्या उसको उनको देखना, उनकी क्या नेशनल, फिर मैं बोलूँ सिक्योरिटी लैब्स है कि क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जिसमें वो प्रेशर कर रहे हैं उसको वो पढ़ लें? और गद्दार किसको बोला? या मैं ये बोलूं कि ये नालायकी, नाअहली और लापरवाही की इंतहा है। अच्छा, गद्दार किसको बोला सहर साहब? गद्दार किसको बोला? अगर ये नक्शा कोई और बोलता तो ये कहते कि जी ये किसी और के एजेंडे पे कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि ये हुकूमत पाकिस्तान जिस रिपोर्ट को शाया कर रही है, जिसमें आप अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भर्ती कर रहे हैं, उनको सरकारी खर्चे से तनख्वाहें दे रहे हैं, और आप उसके बाद एक फहरिस्त शाया कर रहे हैं, आप उसके अंदर जो है पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट शाया कर रहे हैं, और उसके अंदर आपको इतनी तौफीक नहीं है कि आप उसको पढ़ लें, आप उन ट्वीट को पढ़ लें। आप अफराज से आप खटक साहब की बात कर रही हैं, आप अफराज से आप खटक साहब की बात कर रही हैं, अफराज से आप खटक साहब की बात कर रही हैं। पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का नक्शा मेरे दिल में है। अगर कोई उसको डिस्टॉर्ट करता है तो मुझे बिल्कुल एज अ पाकिस्तानी सिटीजन ये मेरा हक है कि मैं उस पर ऑब्जेक्शन करूं। और अगर वो शख्स कौमी सलामती का मुशीर है और वो शख्स मुल्क का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है तो ये मेरा आपने ये तो बताया नहीं सहर साहिबा कि वो गद्दार किसको बोल रहे हैं, ये तो बता देना। आपने इसी से बात शुरू की थी, गद्दार किसको बोल रहे हैं? आप मुझे बताएं, आप वो प्रेशर क्या था? एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट एक्टिविटीज, ये एंटी स्टेट ट्वीट्स, मुझे बताएं उसको क्या कहते हैं? एंटी स्टेट है ना, एंटी स्टेट है, सैंक्शन पाकिस्तान, व्हाट फॉर? इल्जाम तो ये भी लगाया जा रहा है कि जी चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं वो फौज में भर्ती हो रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, अफगानिस्तान में हो रहे होंगे तो हो रहे होंगे, पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दिया जी, कैंपेन शुरू कर दी। ये कैंपेनिंग हो रही है ना जनाब, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। अच्छा, ये कैंपेन जो है रहमान मलिक साहब ने की, ये कैंपेन जो है सेनेटर्स ने की, ये कैंपेन अफराज साहब खटक साहब अगर कर रहे हैं और उस पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं तो फिर उनका नाम तो आएगा। तनकीद कर रहा है तो स्टेट है। आई एम सॉरी, ये जो सबक पढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत गलत सबक है। ये कल यौम आजादी है, ये आज का सबक जहरीला सबक है। प्लीज ये जहर मत खोले। अच्छा चलें, इस पर चूंकि ये इतना सेंसिटिविटी, इस इशू में इतनी सेंसिटिविटी है तो मैं वक्फा लेता हूँ, उसके बाद मैं राजा यासिर हुमायूं साहब को जरा तफसील में जरा वक्त दूंगा कि जरा सर ये तो एक तो काइंडली इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और एक तरफ से हो रही है फिर जवाब आ रहा है, करने के बजाय ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस करें। अगर आप ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स मौजूद हैं और एंटी स्टेट एक्टिविटीज हो रही हैं तो दिस इज नो जोक। इस पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात होनी चाहिए ताकि अगर कहीं पे कोई तहफुजात हैं, आपके पास एविडेंस मौजूद है, आप एविडेंस शेयर करें ताकि कोई ये ना कह सके कि जी आप किसी अपने एजेंडे पे लगे हुए। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। राजा यासिर हुमायूं साहब, एक तो वो ईवीएम मशीन्स पर चौधरी जाफर इकबाल साहब ने और सहर कामरान साहब ने अपनी जो राय का इजहार किया उस पर भी ज़रा मज़ीद वाज़े कर दीजिए, और फिर ये जो रिपोर्ट हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, डिजिटल मीडिया विंग की तरफ से जारी की गई है, इस पर भी बात कीजिए। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि देखिए ये जो ईवीएम का मामला है, जितनी हम सबको दिलचस्पी है, मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी दिलचस्पी है कि देखा जाए कि ये कितनी ठीक है, नहीं है, इस्तेमाल में लाई जा सकती है, नहीं लाई जा सकती है, और जो भी कोई इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर किया जाए। अभी पीर को मैंने फवाद चौधरी साहब को कहा जी मशीन दिखा दें ताकि हमें पता चले, उन्होंने कहा जी अभी दिखा देंगे, 1-2 दिन में दिखा देंगे। 2 दिन गुजरे, फिर मुलाकात हुई जुमेरात को, कल मैंने उन्हें फिर कहा,
उन्होंने कहा अच्छा हाँ वो दिखाते हैं आपको, तो अभी तक दिखाई नहीं गई है। तो आप एक तरफ एक चीज़ चाह रहे हैं कि उस पर जो लोगों की परसेप्शन है उसका क्लियर हो, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हों, और फिर साथ में आप ये भी करते हैं। तो इसी तरह यही ऑपोजिशन के साथ भी चल रहा है, टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस, ताकि ये इशू रिजॉल्व हो। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी कि ताल्लुकात जो हैं वो अब बेहतर होने चाहिए। अब आप इल्ज़ाम लगाएं कि किसने टोन सेट की, ख़राब ताल्लुकात की, हमने की, इन्होंने की, पहले दिन असेंबली में क्या हुआ, तो ये सारा रिकॉर्ड कैसा है। इस दफ़ा फॉर्चुनेटली पंजाब में हालात काफ़ी बेहतर हैं और पंजाब असेंबली में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर है बहुत तीनों पार्टीज़ की, तो होपफुली कौमी असेंबली में भी हो जाएगी। और ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो स्टेप उठाना पड़ेगा और जो गवर्नमेंट में है उसको पहले उठाना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पार्टी से कि इस सिमत में कोई प्रोग्रेस होनी चाहिए, और ये जो ईवीएम है इसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए, ना सिर्फ साफियों के लिए बल्कि तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं, बल्कि कोई भी तमाम वोटर्स जो हैं, ताकि उसकी फंक्शनैलिटी समझ सकें। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब कुछ दिनों में कोई टेक्निकल वजूहत होंगी, शायद कोई डिस्प्ले मॉडल्स जो हैं वो रख दिए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या जिधर भी वो है, या इलेक्शन कमीशन में। ऑब्वियसली ये कोई अचानक एकदम तो हो नहीं जाना, और इलेक्शन में जब तक तमाम पार्टीज का एतमाद ना हो किसी सिस्टम पे, तो इलेक्शन में जाने का फायदा भी कोई नहीं है। और इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े क्लियर हैं। ठीक है, ताल्लुकात खराब होना अपनी जगह, पर इस बात पे वो बिल्कुल उनको क्लैरिटी है कि इलेक्शन वही होगा जिस पे तमाम पार्टीज एग्री करें और नतीजा आने के बाद तमाम तस्लीम भी करें। उसके बगैर इसका कोई फायदा नहीं है वन साइडेड करने का। और ये क्लैरिटी मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है। अब बाकी बात ये आ गई कि अमली इक़दाम कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल हैव टू, पहला स्टेप गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। बाकी बातें जो आप कर रहे हैं कि जी वो हाँ, ये जो एंटी स्टेट, इस पर मैं जरा ये ऐड कर दूं, अभी सहर कामरान साहब अभी जो बात कर रही थी ना, मैं मुख्तसरन ये ऐड कर दूं कि इसमें अफरासियाब खटक साहब के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा है कि पीटीएम लीडरशिप ने अफराज जो ट्वीट्स की थी उनको रीट्वीट किया, यानी कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे, पीटीएम वाले इसके ऑर्गेनाइजर्स थे सैंक्शन पाकिस्तान इस ट्रेंड के, तो उनकी ट्वीट्स को रीट्वीट करने का मतलब यह है कि आप उनकी कही हुई बात को इंडोर्स कर रहे हैं। और उसमें अफरासियाब खटक, बुशरा गौहर, फरतुल्लाह बाबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फरतुल्लाह बाबर, इन सब ने उसको जब रीट्वीट किया तो दैट मींस दे आर एग्रीइंग टू इट। उन्होंने क्या किया? रीट्वीट किया। रहमान मलिक और बिनी सलीम ने इनमें से कोई ट्वीट नहीं, वो रिबटल के नाम है, वो रिबटल्स हैं। रहमान मलिक साहब की मैंने ट्वीट पढ़ी है, उनकी ट्वीट में कोई मसला नहीं है, लेकिन ये अफरासियाब खटक साहब, बुशरा गौहर और फरतुल्लाह बाबर के बारे में रिपोर्ट में लिखा गया है कि उन्होंने रीट्वीट किया। रीट्वीट मींस कि आपने उसको एंडोर्स किया। राजा साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। राजा साहब मुझे सिर्फ आप एक बात बता दें कि पाकिस्तान का गलत नक्शा प्रिंट हो तो आप कैसा महसूस करेंगे? जी राजा साहब, कौमी सलामती के मुशीर उसको नजरअंदाज करें, वजीर इत्तलात को नजरअंदाज करें, तो आप इसको कैसा महसूस करेंगे? आप इसको क्या, आप क्या इसको कैसे, आप इसको, आपका क्या टेक होगा इस पे? जी राजा साहब, देखिए दोनों बातें डिस्कस कर लेते हैं कि पहले इन्होंने रीट्वीट्स वाली बात जो है, ऑब्वियसली मैंने ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, लेकिन मेरा ख्याल है इट्स अ बिट हार्श। ठीक है, गलती जरूर है, दोनों चीजें गलती है एक्चुअली। अगर आप बिल्कुल फेयर बात करें तो कोई ऐसी ट्वीट रीट्वीट करना भी गलत है, ये गलती है, और कोई नक्शा गलत ले जाना ये भी गलती हो जाती है। मेरे से भी हो चुकी है, और मुझे फिर किसी ने वार्न किया कि जनाब आइंदा से जो नक्शा लेके आया करें वो प्रॉपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो प्रेजेंटेशन में लग गया था, हमारी मिनिस्ट्री से सर्वे ऑफ पाकिस्तान वाला लगाए, तो ये गलती हो सकती है। इसी तरह रीट्वीट करना भी गलती हो सकती है। इस बेस पे किसी को मेरे ख्याल है गद्दार तो नहीं कहना चाहिए, हाँ ये जरूर कह देना चाहिए कि ये गलत कर रहे हैं या इनको नहीं करना चाहिए, या क्योंकि एंटी स्टेट बातें सब समझते हैं कौन करता है कौन नहीं करता। कई दफा जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आपको दूंगा। जी राज साहब जरा बात कंप्लीट कर लें, फिर आई विल गिव 20 सेकंड्स टू यहां पे चौधरी साहब को एंड आई विल हैव टू वाइंड अप। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी गद्दार है, लेकिन हम सबको बड़ी एहतियात करनी चाहिए कौमी इश्यूज पे कोई भी चीज रीट्वीट करने से पहले। एज सिंपल एज दैट। ठीक, 20 सेकंड सर, क्लोजिंग। मैं और आप हैं, और जो भी मेरे और आपके खिलाफ इकदाम करते हैं, वो मुशर्रफ साहब हों, वो आज के जर्नैल हों, वो इससे पहले वाले हों, वो सब एंटी स्टेट हैं। अगर कोई आईजी को कराची में अगवा करता है वो एंटी स्टेट है। असद दुरानी साबिक ISA चीफ किताब लिखते हैं राज चीफ के साथ, वो एंटी स्टेट है। अगर जो बैनुल-अक़वामी तौर पे जो बदनाम करने की कोशिश करे वो भी एंटी स्टेट है। देखिए मुल्क में मैं रियासत हूँ ना, रियासत के मुलाजमीन अपने आप को रियासत ना कहें, जो मेरे खिलाफ इकदाम करेगा वो एंटी स्टेट है। और हमारे जो मुखालिफ हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनसे अगर कोई मुलाकात
मुलाकात भी नहीं करनी चाहिए ना। देखें, कोई दुश्मन नहीं है। अब्दुल्ला से मुलाकात जो की नवाज शरीफ साहब ने, वो भी गलत की। आपने इस दुनिया के अंदर रहना है, आपने इन सबको मिलना है। जिसको आप आज दुश्मन कह रहे हैं वो कल आपका दोस्त होगा। ये ना दुश्मन बनाएं, ये आपके हमसाए हैं, यू हैव टू लिव विद देम। चाहे वो कोई खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि जिसने हमारे मतलब मुल्क में कई लोग, जिसने कश्मीर काबू कर लिया, ये कल आपने गौरी का तजर्बा किया, ये उधर को करते ना, आए लगाएं जहाद का नारा जी, हो जाए ना, जंग हो जाए, क्यों ना हो, क्यों ना हो, फॉर व्हाट रीजन? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, क्या पाक फौज का मोटो क्या है? आप उस दौर में कि जहां पर जंगी मसले का हल नहीं है, आप चाह रहे हैं जंग हो जाए? नहीं, जंग मसले का हल है। आपने अफगानिस्तान में हमसे जहाद करवाया, आई वाज पार्ट ऑफ देम, जंग में आई वाज पार्ट ऑफ देम, हम वहां थे, हमने जिहाद किया। क्या इंडिया के खिलाफ जिहाद नहीं करना चाहिए? हम 20 साल से जंग में हैं और आप उन कश्मीरियों को पूछें ना, सारी उम्र जंग में रहता है। बिल्कुल रहता है, आपने जुल्म बिल्कुल रहता है, लेकिन आपके एटम, अगर आपके मिसाइल, अगर आपके एटम, अगर आपके मिसाइल, अगर आपकी फौज, हमारे फौज का काम डेटरेंस है सर, डेटरेंस है सर, कतन नहीं, जिहाद फी सबिलिल्लाह। सर हमें एक ब्रेक, बल्कि ब्रेक क्या, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, अदरवाइज वी कुड हैव कंटिन्यूड विद दिस टॉपिक फॉर अनदर आवर और इवन मोर। इंशाल्लाह जी इस पर फिर मजीद बात करते रहेंगे। सहर कामरान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी जाफर इकबाल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, राजा यासर हुमायूं साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।